नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई शेड्यूल आपका क्या होता है, प्राइस और आपके सप्लाई के बीच में टेबुलर स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइस और कमोडिटी को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल के भी आपके टू टाइप्स होते हैं। आपकी सप्लाई टू टाइप्स की होगी तो आपके शेड्यूल भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। एक होता है आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा होता है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अभी पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देख लेते हैं। It refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at a various level of price during a given period of time। ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कोई सिंगल सेलर मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है। ठीक है, उसका टेबुलर स्टेटमेंट प्रोडक्ट एंड प्राइस के बीच में जो स्टेटमेंट होती है, टेबुलर स्टेटमेंट, वो होती है आपके इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इधर आपको एक टेबल बनी हुई है, इसमें सिर्फ सिंगल फर्म की एक आपको दे रखी है डाटा। प्राइस अगर 1 होता है तो क्वांटिटी सप्लाई कितना रखेगा प्रोड्यूसर, 5 यूनिट्स। अब मान लीजिए प्राइस बढ़ जाते हैं, 2 रुपीज़ हो जाते हैं, तो आपका क्वांटिटी सप्लाई भी 10 यूनिट्स हो जाता है। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, आपका प्रोड्यूसर भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। दूसरा आपका आता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इट रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर, मतलब मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनका टेबुलर स्टेटमेंट किसके बीच में, प्राइस और गिवन क्वांटिटीज, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज सेल हुई हैं, जिस प्राइस पे भी सेल हुई हैं, उनका टेबुलर स्टेटमेंट क्या दिखाता है आपको, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अब इससे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में आपको सिर्फ एक ही फर्म का डाटा दे रखा था। इसमें क्या होता है, आपके एक से ज्यादा फर्म होते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए मैंने 2 फर्म लिए हैं यहाँ पे, फर्म ए एंड फर्म बी। अब एक प्राइस है, जब प्राइस 1 होता है तो फर्म ए कितना यूनिट्स प्रोड्यूस सप्लाई कर रही है, 5 यूनिट्स, और फर्म बी कितना यूनिट्स सेल कर रही है, 10 यूनिट्स वो मार्केट में सप्लाई कर रही है। अब फर्म 5 क्यों कर रही है, फर्म 10, मतलब फर्म ए 5 क्यों कर रही है, फर्म बी 10 क्यों कर रही है। हो सकता है फर्म ए ने ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हो, मतलब क्वालिटीज़ वाइज उसका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो, इफेक्टिव हो, तो वो नहीं चाह रही है कि हाँ भाई 1 रुपये अगर प्राइस है तो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं सेल कर पाऊंगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन हो सकता है फर्म बी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया हो, ए से थोड़ा बहुत कम उसने प्रोडक्ट्स बनाया हो, तो इसलिए उसने क्या किया, 10 यूनिट्स, उसको लग रहा है कि हाँ मैं 1 रुपये में 10 यूनिट्स तो एटलीस्ट सेल कर सकता हूँ, सप्लाई कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सप्लाई भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको ये दिख रहा है फर्म ए ने सप्लाई जो है यूनिट्स की कम की है फर्म बी के कंपैरिजन में। अब क्यों की है, जैसे कि आपको पता है अभी मैंने, हो सकता है उसकी क्वालिटी वाइज फर्म ए के प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे हो, फर्म बी के प्रोडक्ट्स कम अच्छे हो। ठीक, अब ये हो गया फर्म ए, ये हो गया आपका फर्म बी। अब बात करते हैं मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होती है, इन दोनों का टोटल। ठीक है, सम ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। तो फर्म ए 5 यूनिट्स कर रही थी, फर्म बी 10, तो इट मीन्स 15 यूनिट्स हो गया प्राइस 1 पे। प्राइस 2 पे 30 यूनिट्स मार्केट सप्लाई होगी, प्राइस 3 पे 40 यूनिट्स, 4 पर 55 एंड 5 पर 65 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई करेंगे ऑल द प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो। ठीक है, अब ये पूरी जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है ये होता है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दूसरा आता है आपका टॉपिक सप्लाई कर। अब आपने शेड्यूल पढ़ लिया है तो सप्लाई भी पढ़ लेते हैं, सप्लाई कर। ठीक है, अब आपके सप्लाई 2 टाइप्स की थी, शेड्यूल आपके 2 टाइप्स थे, तो सप्लाई कर भी आपके क्या बनेंगे, 2 ही बनेंगे। ठीक है, सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सप्लाई शेड्यूल क्या था आपका, टेबुलर स्टेटमेंट और प्रेजेंटेशन थी। ठीक है, अब कर्व क्या है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो है आपका सप्लाई कर्व, और ये किसके बीच में होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
ग्राफ में आपका ये होता है y, ये होता है आपका x एक्सिस, ठीक है। अब जो प्राइस होता है उसको हम y पे अलॉट करेंगे और जो क्वांटिटी सप्लाई की है इंडिविजुअल फर्म ने, ठीक है, वो कहाँ पे प्लॉट करेंगे हम x एक्सिस पे, ठीक है। वन प्राइस पे 5 यूनिट्स दे रहा था, वो 2 पर 10 है, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25 एंड 6 पर कितना हो रहा है आपका 30, मतलब 5 पर वो 30 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई कर सकता है, ठीक है। ग्राफ आप देख रहे हो कैसा जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, ठीक है, कहाँ जा रहा है ये आपका अपवर्ड जा रहा है, और आप देख रहे हो थोड़ा सा स्टीप है, स्टीप मतलब खड़ा है थोड़ा, ठीक है, फ्लैट नहीं है, मतलब ऐसा लेटा हुआ नहीं है। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ठीक है। इट शोज दैट मोर ऑफ अ कमोडिटी इट्स सप्लाइड एट अ हायर प्राइस। जितना ज़्यादा आपका कर्व स्टीप होगा, स्ट्रेट होगा, अपवर्ड होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी हायर प्राइस पे, ठीक है। और रिलेशन कैसा होता है सप्लाई और प्राइस में आपका, मैंने अभी बताया था आपको, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, और वो किसकी वजह से होता है आपका, बिकॉज ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका कर्व अपवर्ड होगा, स्ट्रेट होगा, स्टीप होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी क्वांटिटी सप्लाई होगी, ठीक है, सेल, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वांटिटी सप्लाई सेल होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का, ठीक। देखिए y एक्सिस पे आप प्राइस अलॉट कर रहे हो, x एक्सिस पे आपने यूनिट्स अलॉट की हैं, क्वांटिटी सप्लाई, जितनी आपने क्वांटिटी सप्लाई की है वो यूनिट्स आप इस पे अलॉट करोगे x एक्सिस पे, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई में आप फर्म ए और बी दोनों के यूनिट्स को क्या कर रहे थे, आपने ऐड किया था कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। ग्राफ भी आप सिर्फ मार्केट सप्लाई का ही बनाओगे, ठीक है, फर्म ए और बी का अलग अलग नहीं बनाना है, ठीक है। 1 पे कितना यूनिट सेल हो रहा था 15, 2 पर 30, 3 पर आपका हो रहा था 40 यूनिट्स, 5 पर आप 4 पे हो रहा है आपका 55, 4 पर हो रहा है 5 पे हो रहा है आपका 65, ठीक है। अब देख रहे हो आप कर्व फ्लैट है थोड़ा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व स्टीप था लेकिन मार्केट सप्लाई कर्व आपका फ्लैट है। क्यों है फ्लैट, क्योंकि इसमें आपका प्रोपोर्शनेट चेंजेस ज़्यादा है। प्रोपोर्शनेट चेंजेस क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस था 5 का, ठीक। आप एक इंडिविजुअल फर्म का ले रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल शेड्यूल देख लेते हैं पहले हम। 5 से 10 हो रहा है, इट मीन्स 5 का डिफरेंस है। इधर देखिए आप, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। 15 से 20 हुआ, इट मीन्स यहाँ पे भी आपका 5 का डिफरेंस हो गया। लेकिन मार्केट सप्लाई में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस ज़्यादा है। 15 से 30 इट मीन्स 15 यूनिट्स का डिफरेंस हो गया। 30 टू 40 10 यूनिट्स का। 40 टू 55 अगेन 15 यूनिट्स एंड अगेन 10। मतलब आपका जो चेंजेस है, प्रोपोर्शनल चेंज है, वो इक्वल नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल फर्म में आपका प्रोपोर्शनल चेंज क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ था आपका कर्व कैसा बना था, स्टीप था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, आपका जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैट है, ठीक। मार्केट सप्लाई, अब क्वेश्चन आ जाता है, एक इम्पॉर्टेंट है ये, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर क्यों होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से, तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे, बिकॉज विथ चेंजेस इन प्राइस द प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई इज मोर देन द इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस आता है वैसे वैसे आपकी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज, वो इंडिविजुअल के कंपैरिजन में मार्केट सप्लाई का ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए आपका ये कर्व कैसा होता है, थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है, स्टीप नहीं होता है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा पी रेशियो, चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैं बस एक ही चीज़ बोले जा रही हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। लेकिन वो क्यों होता है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं आपके इसमें, ठीक है।
और ये रिलेशन आपको बताया जाएगा इसमें लॉ ऑफ सप्लाई में, ठीक है, किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में, ठीक है। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, मतलब हमें इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे अज्यूम करनी पड़ती हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं है इसलिए ये चीज़ हुई है, ठीक है। ऐसे ही आपका लॉ ऑफ सप्लाई है, इसमें भी आपकी कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। पहली है प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट। अगर आप ये देख रहे हो कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डायरेक्ट है तो वो किस वजह से है, उसके कुछ अजम्पशंस हैं। इसका पहला अजम्पशन है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि अदर गुड्स के जो प्राइसेस है कांस्टेंट है। मतलब अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था राइस और व्हीट वाला, ठीक है, तो राइस के प्राइसेस आपके कांस्टेंट रहेंगे, ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे। तब आपका क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। दूसरा होगा आपका नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ना तो एडवांस यूज होगी ना अपडेटेड होगी, ठीक है। जो चेंज है टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हो सेम टेक्नोलॉजी आपकी यूज करनी है। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लैंड, लेबर, आपका जो भी है कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सारा कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। नो चेंज इन टैक्सेशन, मतलब टैक्स ना तो इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट ना ही डिक्रीज करेगी, जो टैक्स चल रहा है वही सेम रहने वाला है। गोल्स ऑफ द फर्म रिमेन सेम, मतलब फर्म का जो गोल है वो भी कैसा रहेगा, आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ सप्लाई का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन जो कि मैंने पीछे बताई, अजम्पशंस लिखने हैं, उसके बाद आपको शेड्यूल बनाना है। कोई भी छोटा सा शेड्यूल ले लिया, प्राइस दिखा दिया, क्वांटिटी सप्लाई आप दिखा दोगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस शेड्यूल का करना है। तो ग्राफ में आप इस चीज़ को अलॉट कर दोगे प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को, ठीक। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्यों ज़रूरी है, मतलब इसके रीजंस क्या है, क्यों हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आता है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सबसे पहला क्या है रीजन आपका, प्रॉफिट मोटिव। द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर इज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसको प्रॉफिट नहीं हो या फिर बस सेल इंक्रीज करनी है, ठीक है। प्रोड्यूसर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। मार्केट में कोई चीज़ ऑफर करी जा रही है तो वो इसलिए की जा रही है कि उसकी सेल इंक्रीज हो और प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँ। When a price of a commodity increase without any change in cost, अगर कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है और आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और आपकी सप्लाई ऑब्वियस है कि वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इसका। अगर आपका प्राइस जो है कॉमोडिटी का डिक्रीज हो जाता है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आप सप्लाई भी नहीं करोगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। फर्म्स का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लॉ ऑफ सप्लाई में, ठीक है। अ राइज इन प्राइस इंडिकेट्स द प्रोड्यूसर टू एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है। प्राइस राइज होंगे जब कोई मार्केट में न्यू प्रोड्यूसर आ रहा है या फिर न्यू फर्म एंटर कर रही है, सो एज टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स रेजेस द मार्केट सप्लाई, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म होंगी मतलब बढ़ जाएगी तो आपकी मार्केट सप्लाई भी ऑब्वियस है कि इंक्रीज हो जाएगी और इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में क्या चेंज होता है उससे सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज, ठीक है, किसी भी गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, द सेलर आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स, ठीक है। तो सेलर क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे अपनी सप्लाई को इंक्रीज करने पे फ्रॉम देयर स्टॉक, जो उन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ था अपना, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर वाला, ठीक है, 50 टन्स आपका शुगर रखा हुआ है गोडाउन में, तो जो 50 टन शुगर में से जो बचा हुआ शुगर जो आपने मार्केट में अभी तक सप्लाई नहीं किया था उसको भी आप क्या करोगे, उसको भी सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे, हाउएवर एट अ रिलेटिवली लोअर प्राइस, ठीक है। द प्रोड्यूसर डू नॉट रिड्यूस बिग क्वांटिटीज, डू नॉट रिलीज बिग क्वांटिटीज फ्रॉम देयर स्टॉक। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने जो स्टॉक में से सप्लाई है वो धीरे धीरे ही करेगा, ठीक है। दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर इन्वेंट्रीज विद अ व्यू दैट अ प्राइस में राइज इन नियर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइस राइज हो जाएंगे तो वो तब उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ सप्लाई समझ आया, क्या होता है कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा सप्लाई भी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि लॉ ऑफ सप्लाई आपका कहीं कहीं जो है वो वर्क
नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपको सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़े, ठीक है, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपको सप्लाई डिक्रीज करनी पड़े, ठीक। ये जो चीज़ें हैं आपके कुछ हमारे अजम्पशंस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई आपका वर्क नहीं करता है। पहला आता है आपका एग्रीकल्चर्स आउटपुट, ठीक है। एग्रीकल्चरल आउटपुट में क्या होता है, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एट देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशन। आपकी प्राइस कम हो ज़्यादा हो उससे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसका वो किस पे डिपेंड होते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। ड्यू टू अनफोर्सिन चेंजेस इन वेदर, वेदर में अगर कोई चेंज आ जाता है द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज लो, ठीक है। मान लीजिए आपको बारिश की ज़रूरत है और बारिश हो नहीं रही है तो आपका प्रोडक्शन वैसे ही रुक गया, या फिर कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसकी वजह से आपकी क्रॉप खराब हो जाती है, ठीक है। अब आपका उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया तो आप उसको बेचोगे क्या या सप्लाई क्या करोगे। प्राइस चाहे हाई हो तो आप मतलब चाह कर भी नहीं कर सकते हो सप्लाई को इंक्रीज, क्योंकि उतना आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन में था ना एक आपका विलिंग और एबिलिटी, ठीक है। अब चाहते तो हो आप सप्लाई को इंक्रीज करना लेकिन आप उस चीज़ के एबल ही नहीं हो, आप कर ही नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका उतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है वेदर की वजह से। द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज लो then their supply cannot be increased even at higher price। प्राइस चाहे कितने भी इंक्रीज हो जाए आप उसकी सप्लाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ अ पेरिशेबल गुड। मतलब जो टाइम पीरियड गिवन होता है ना, जैसे मान लीजिए मिल्क होता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनको जितना जल्दी आप यूज़ कर सकते हो उतना बेटर है। क्यों, क्योंकि देखा होगा आपने मिल्क होता है हमारा 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा उसके बाद वो खराब हो जाता है। ब्रेड हो गए, बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ वेजिटेबल सेलर्स होते हैं जैसे कि धीरे धीरे शाम होती जाती है तो उन्हें क्या लगता है कि हम अपना जितना भी वेजिटेबल है उसको आज ही बेच के चले जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं आज ये चीज़ नहीं करूँगा तो कल मेरे सारे वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे और जितना मुझे इसका आज मिल सकता है उतना भी मुझे नहीं मिल पाएगा, वो मेरे लिए यूजलेस है, ठीक है। दिस इज बिकॉज सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ क्या होती है, प्रोडक्ट्स की भी खुद की लाइफ होती है। जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, इसलिए प्राइसेस कितने भी लो हो जाए आप ये जो प्रोडक्ट है उनको सप्लाई करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अभी सप्लाई नहीं करूँगा तो कल मुझे उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए लॉ ऑफ सप्लाई तो आप क्या करने वाले हो, पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके अजम्पशंस लिखने हैं, एक शेड्यूल बनाना है, कर्व बनाना है, दूसरा आपको एक्सेप्शंस लिखने हैं लॉ ऑफ सप्लाई के।